हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जो हमारे विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 12 ध्वनि को। नाम से ही क्लियर है कि भाई ये एक ऊर्जा स्वरूप जिसको हम सुन सकते हैं, उसी को हम कहते हैं भाई ध्वनि। इसमें हमने देखा हुआ है कि ये किस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो हमने कहा कि अगर माध्यम के कणों में कंपन कराया जाए, वाइब्रेशन लाया जाए, चाहे वो किसी चीज को पीट के लाइए, किसी चीज को रगड़ के लाइए, किसी चीज को खुरच के लाइए, किसी भी प्रकार से अगर उसमें कंपन आएगा तो वहां से ध्वनि प्रोड्यूस होगी, साउंड जनरेट होगा। फिर बारी आई थी कि ये संचरित कैसे होगा, चलेगा कैसे एक जगह से दूसरी जगह। तो हमने कहा था कि इसको चाहिए होगा माध्यम, ये अपनी ऊर्जा माध्यम के कणों को देगा। और माध्यम के कण दो तरीके में, जो कि हमने पहले से देखा हुआ है कि भाई या तो कण तरंगीय रूप में चलते हुए, या तो ऐसे ऊपर नीचे इस तरीके से चलेंगे जिगजैग, या फिर विरलन और संपीड़न के रूप में चलेंगे। तो ध्वनि में हमने देखा कि ये जो कण है ये विरलन और संपीड़न के रूप में एक जगह से आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब ऊर्जा संचरण यहां पर हमको देखने को मिलता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में हो जाता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि साउंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को, लाइक तारत्व क्या होता है भाई, दो आवृत्तियों के बीच में हम किस तरीके से डिस्टिंग्विश करते हैं साउंड को, एक ही तरीके की कहीं से साउंड आती है उसको टोन कहते हैं। फिर हमने इसके वेव्स में हमने पढ़ा कि आवर्तकाल क्या है भाई, आवृत्ति क्या है। अब हम इसी सिलसिले में डिस्कस करने जा रहे हैं साउंड का जो रेंज था, जो हियरिंग रेंज थी हमारी 20 to 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। इसके पहले को अगर कहें, 20 हर्ट्ज से पहले की ध्वनि को कहें तो इसको अवश्रव्य कहते हैं, और 20,000 के बाद की जो साउंड वेव आती है उसको पराध्वनि कहते हैं, अल्ट्रासाउंड कहते हैं। हम देखेंगे अभी इस सेशन में हमारे अल्ट्रासाउंड वेव्स को और उनके यूसेस को, कि कहां कहां पे इनको प्रयोग में ले आते हैं। इसी प्रकार इसके आगे हम देखेंगे इसी के अनुप्रयोग के रूप में सोनार को। सोनार एक साउंड नेविगेशन सिस्टम है बेसिकली, जिसके जरिए सीप्स एंड ऑल में हम देखते हैं कि कितनी गहराई तक जमीन है, कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं है, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करने के काम में आता है। और इसके बाद महत्वपूर्ण सा पोर्शन भाई, ह्यूमन ईयर, मानव कर्ण के बारे में बात करेंगे, उसकी संरचना के बारे में बात करेंगे, उसके कार्य के बारे में बात करेंगे कि मानव कान किस तरीके से बना हुआ है, ये जो ध्वनि ऊर्जा आ रही है उसको कैसे रूपांतरित कर रहा है कि ब्रेन हमारा समझ पा रहा है। तो इतना कुछ देखने वाले हम इस सेशन में। तो चलिए फटाफट से इस सेशन को शुरू कर लिया जाए। तो भाई सबसे पहले हमारा पराध्वनि के अनुप्रयोग, या अगर कहे तो हम इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं अपने पराध्वनि को और इसके अनुप्रयोग को। चूंकि पराध्वनि अल्टीमेटली हमने हियरिंग रेंज में बहुत अच्छे से देखा हुआ है, बट स्टिल एक बार फिर से देखेंगे और हम इसके बाद उसके उपयोग की चर्चा करेंगे। तो पराध्वनि जो हमने अभी डिस्कस किया उसके अनुरूप हमारी हियरिंग रेंज से जो ऊपर की ध्वनि हो, ठीक है ना, हम कितना सुन सकते हैं भाई, तो हम सुन सकते हैं 20 से 20 किलो हर्ट्ज। हमारी जो रेंज है वो है 20 to 20 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज मतलब भाई 20,000 हर्ट्ज। इससे पहले की अगर कोई साउंड वेव होगी तो इसको हम कहते हैं अवश्रव्य, और इससे बाद की कुछ होगी तो इसको कहते हैं पराध्वनि। अब कायदे से तो ये मेरी हियरिंग रेंज है, मतलब सुनने की क्षमता 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ही है हमारी, लेकिन उसके पहले वाले जो ध्वनि होते हैं उसका भी अनुप्रयोग कुछ जीव जंतु करते हैं, ठीक है ना। जैसे राइनोसोरस भाई उससे नीचे की ध्वनि को भी सुन सकता है। और ऊपर की बात करते हैं, जैसे पराध्वनि की बात करते हैं तो भाई बैट, चमगादड़, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, चमगादड़ अपना शिकार इसी को यूज करके करती है भाई, पराध्वनि को ही। तो देखते हैं ना एक बार,
20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराध्वनि कहते हैं, अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ये जो वर्ड है बहुत ही कॉमन है, आपने बहुत बार सुना होगा मेडिकल इंडस्ट्रीज के टर्म्स में अल्ट्रासाउंड को। हम ये भी देखेंगे वो अल्ट्रासाउंड डॉक्टर्स क्यों लिखते हैं, या फिर उस अल्ट्रासाउंड में अल्टीमेटली होता क्या है, क्या जरूरत होती है, कौन सी टेक्नोलॉजी पर वो आधारित है, हम उसकी चर्चा करेंगे यहां पे, ठीक है ना। तो ये अल्ट्रासाउंड तो वो कॉमन नाम हो गया, क्योंकि जनरली जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे लैंग्वेज में आ गया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अल्ट्रासाउंड अगर किसी ने कहा तो वो एक पैथोलॉजी लैब में एक टेस्ट है। अल्ट्रासाउंड का मतलब ये एक वेव है, ये एक तरंग है जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी। अब इनका अनुप्रयोग में, हम जब इनका अनुप्रयोग देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ हम जनरेट करके लैब में सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स, इंसेक्ट्स हैं जो कि इसको यूटिलाइज करते हैं अपने रोज के जीवन में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बोला था, ये बैट, चमगादड़, ये अपना शिकार करने का तरीका इसका बहुत ही अनूठा है भाई। ये क्या काम करता है, इसको ये देखता नहीं अपने शिकार को, ये अपने यहां से एक वेव छोड़ता है। क्योंकि आपने देखा होगा चमगादड़ जनरली जब शाम रात का समय होता है तभी ये निकलते हैं, दिन में नहीं, रात के समय में ही ये निकलते हैं, रात के समय में ही अपना शिकार करते हैं। तो ये अल्टीमेटली करते क्या है, तो एक सिंपल सी बात है, इस बैट ने देखिएगा एक वेव छोड़ा, ये वेव उस कीड़े से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर के वापस इसके पास आ गई। अब इन्होंने तो भैया फिजिक्स पढ़ी नहीं, लेकिन यूज पूरा करते हैं, ये पूरी कैलकुलेशन बेस्ड है। क्या किया इसने, एक अल्ट्रासाउंड यहां से भेजा, और वो अल्ट्रासाउंड अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रास्ते में पड़ेगा तो उससे टकरा के वापस आएगी। तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस आ गई। तो इन्होंने दो चीजें मांग करी भैया, एक तो यहां जाने और वापस आने में लगा हुआ समय, टाइम। एक तो इसने क्या मेजर कर लिया भाई, समय कितना देर लगा जाके आने में, और उसे यह बात पता है कि यह लगा हुआ समय 2D के बराबर है। मतलब दूरी कितनी हो गई भाई, 2D। 2D क्यों, क्योंकि ये D डिस्टेंस गया और फिर D डिस्टेंस वापस आया होगा, ठीक है ना। मतलब जो दूरी तय की है इसने, वो जाने और आने दोनों की है, क्योंकि भाई सिर्फ भेजना ही थोड़ी है, इसने अपनी सिग्नल भेजी, सामने अगर कोई ऑब्स्टेकल होगा तो टकरा के लौट के आएगा, अगर कोई ऑब्स्टेकल नहीं होता तो ये वेव आगे चलती चली जाती, नहीं आती टकरा के, तो चमगादड़ को पता चल जाता कि भाई आगे कुछ भी नहीं है, कोई कीड़े कोई इंसेक्ट्स नहीं है, मतलब उसका शिकार अल्टीमेटली वहां पे नहीं है। और इस रेडिएशन के डायरेक्शन से भी पता चल जाता है कि उसका शिकार कितनी दूरी पर कहां है। नॉट इवन दिस, ये तो इतने भी समझदार होते हैं कि ये इंसेक्ट जो है वो इनकी तरफ आ रहा है या इनसे दूर जा रहा है, ये भी पता लगा सकते हैं। क्योंकि ये जो सिग्नल्स भेजते हैं वो ऐसा नहीं कि एक बीम भेज करके बैठे हुए, एक बीम भेज करके टेस्ट किया तुरंत भेज सकते, ऐसा कुछ जनरेशन के लिए अतिरिक्त कुछ कार्य इनको नहीं करना। अच्छा, हमें से बहुत लोग ऐसा सुने होंगे कि भाई चमगादड़ नहीं बोलते, तो अभी आपको समझ में आया होगा कि भाई ये बोल तो रहे हैं अल्टीमेटली, लेकिन हमारी हियरिंग रेंज नहीं, हम सुन ही नहीं पा रहे ना इतने, इससे ज्यादा के साउंड को सुन ही नहीं सकते। तो साउंड वेव क्रिएट तो कर रहे हैं लेकिन हमारी हियरिंग रेंज नहीं है। तो क्या हुआ, 2D का मतलब समझ में आ गया होगा कि ये जाने में लगा हुआ समय D और वापस आने में लगा हुआ समय D, यानी कुल 2D डिस्टेंस तय हुआ है। कितनी देर में, तो T सेकेंड में कुल 2D डिस्टेंस तय हुआ। जब दूरी पता है, समय पता है, जब हमें दूरी पता चल जाएगी, है ना, तो यहां पे जो समय गिवन है इससे हमको क्या पता चल जाएगी भाई, दूरी पता चल जाएगी। कारण क्या है कि इसके द्वारा जो वेव भेजा गया था उसकी चाल इसको तो ज्ञात है ना, इसने जिस स्पीड से भेजा था अपने सिग्नल को वो इसको पता है। तो जब चाल मिल गया, समय मिल गया, तो दूरी मिल जाएगी, क्योंकि चाल बराबर होता है भाई दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। और यहां पर क्या दे दिया, तो यहां पर दे दिया गया आपके पास में कि भाई चाल हमें ज्ञात है तो दूरी निकालनी इसको, तो ये चाल गुणे समय करके, चाल गुणे समय करके ये कैलकुलेट कर लेता है डिस्टेंस।
और तो और अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से लिखूं तो आपको यहां दिख रहा होगा दूरी कितनी है भाई, तो वो जाने और आने में लगा हुआ समय था तो 2d, और चाल मान लेते v वेलोसिटी से चल रहा है, समय t लगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई v इंटू टी अपॉन 2। इससे वो ज्ञात कर लेता है कि भाई कितनी दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट है। हाँ, अब बात यह है कि यहां पे तो हमारे पास कैलकुलेशन, हम कैलकुलेट करके वैल्यूज निकालते हैं, लेकिन इसके पास ये इनबिल्ड क्वालिटी है, गॉड गिफ्टेड है, उसको ये सारे कैलकुलेशन नहीं करना, उसके पास ऐसी शक्ति है जिससे कि वो सिग्नल भेजेगा और प्रेडिक्ट कर लेगा कि वो कितनी दूरी पर हमारा शिकार है। ठीक, चलिए एक बार जरा रीड करते हैं, जरा देखते हैं। तो देखिए, चमगादड़ जो है गहन अंधकार में अपने भोजन को खोजने के लिए उड़ते समय पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करता है। वो उड़ रहा है लेकिन क्या कर रहा है, पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित कर रहा है, तथा परावर्तन के पश्चात इनका संसूचन करता है। सिर्फ और सिर्फ छोड़ता ही नहीं सिग्नल, सिग्नल छोड़ेगा और वापस वेट भी करता है कि भैया वो सिग्नल टकरा के आए। संसूचन का मतलब डिटेक्शन, ठीक है, सिर्फ सिग्नल भेजेगा नहीं, उसको डिटेक्ट भी करेगा, वापस आएगी तो उसका संसूचन भी करेगा। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च तारत्व के पराध्वनि स्पंदन अवरोधों या कीटों, ठीक है, किसी अवरोध से या किट से परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचते हैं। इन परावर्तित स्पंदनों की प्रकृति से चमगादड़ को पता चलता है कि अवरोध या किट कहां पर है। देखिए कई सारी चीजें आ गई, इसने क्या किया भाई, उच्च तारत्व के, ठीक है ना, क्या किया, उच्च तारत्व की, हाई फ्रीक्वेंसी है, उच्च तारत्व का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड वेव भेजता है। साउंड वेव हाई फ्रीक्वेंसी के भेजने के कारण वो जो गई वेव वो जाके ऑब्जेक्ट से टकराई, किसी अवरोध से टकराई, किसी कीट से टकराई और वापस चमगादड़ के कान तक पहुंच गई। इन परावर्तित स्पंदनों से, स्पंदन मतलब वही वाइब्रेशन, ठीक है, स्पंदन का मतलब कंपन, वाइब्रेशन, जो परावर्तित उसके कानों में पड़ता है, उससे यह पता चल पाता है कि अवरोध या किट कहां पर है और यह किस प्रकार का है। सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कि कहां है, वो किस प्रकार का कीट है ये भी पता लगा लेता है। नॉट इवन दिस, अगर थोड़ा सा और करता है ये तो डायमेंशन भी पता लगा लेता है कि ऑब्जेक्ट के डायमेंशन क्या है, कहीं ऐसी चीज को तो शिकार नहीं करने जा रहा जिसको वो खा ही नहीं सकता, तो मतलब ये भी पता वो लगा लेते हैं और आसानी से अपने शिकार तक पहुंच जाते हैं। अब सारी इंफॉर्मेशन उसने अपने शिकार की कर रखी है, दूर से ही, है ना, रडार नेविगेशन सिस्टम टाइप उसने पहले ही पूरी रेकी कर ली उसकी, तो भैया शिकार तो कर ही लेगा ना। तो एट द फाइनल एंड क्या करता है, अपने शिकार तक पहुंच जाता है। और जो इसका शिकार है इसको तो पता भी नहीं चल पाता इसकी तरफ चमगादड़ आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये तो बहुत दूर से ये सिग्नल भेज के पता कर लिया। भाई रिमोट सिस्टम है इसके पास, पूरा रिमोट कंट्रोल, ठीक है। चलिए, तो पराध्वनि का एक तो प्राकृतिक अनुप्रयोग, मतलब प्राकृतिक जीव जो अनुप्रयोग लेकर के आता है वो आपको समझ में आया। और थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्या और कुछ यूसेस हैं हमारे जीवन में। तो जी हाँ, हमारे जीवन में हम जो यूटिलाइज करते हैं वो कुछ इस प्रकार की है कि जैसे कुछ वाद्य यंत्र ही हम ले लेते हैं, जो ऐसे सर्पिलाकार ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं, ठीक है ना, जैसे आपने सहनाई तो चलो फिर भी बहुत सिंपल हो गया, कुछ है कॉम्प्लिकेटेड ऐसे सहनाई टाइप की कैटेगरी में जो ऐसे हो पाइपलाइन में ऐसे, और एक बार घुमा लेते हैं ऐसा जाकर के, ऐसा वो जो भोंपू वाला होता है, ठीक है। अगर कुछ इस प्रकार से हो, ऐसा कुछ वाद्य यंत्र हो ऐसा ऐसा, तो इस वाले वाद्य यंत्र को आप कैसे साफ करेंगे आप बताइए। भाई नॉर्मली अगर इस तरीके से कोई चीज होती है, कोई पतली सी पाइप इस तरीके से होती है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक डाला पतला सा वायर और उस वायर के जरिए हम साफ कर लेते हैं। लेकिन ऐसे सर्पिलाकार हो कैसे साफ करेंगे। बहुत सारे लैब में यूज होने वाले ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज होने वाले ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके अंदर कुछ गंदगी जम गई, अब उसको कैसे साफ किया जाए। तो गंदगी साफ करने का एक बढ़िया तरीका समझ में आता है कि उसके अंदर अल्ट्रासाउंड भेजिए। अब अल्ट्रासाउंड इसके अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, इसके बाउंड्री को हिलाएगा, वाइब्रेट करेगा, उसकी झंझनाहट के कारण इसके अंदर जो गंदगी लगी होगी वो गंदगी छोड़ देगी अपनी सतह को, और सतह को छोड़ देगी तब तो उसको घुमा फिरा करके उससे बाहर निकाल ही लेंगे। हमें तो उसको खुरचने के लिए नहीं मिल रहा था ना, कि अंदर कैसे जाके खुरचे, अंदर जो उसकी दीवारों पे जमी हो गई गंदगी उसको कैसे साफ करें। तो हमने एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव भेजा जिसको अल्ट्रासाउंड कह रहे हैं,
उसने क्या किया भाई, उसने जाकर के उसके बॉडी को कंपन कर दिया। बॉडी को कंपन करेंगे तो उसने जो गंदगी थी उसने अपनी सतह को छोड़ दिया मतलब वो बर्तन या वो पात्र साफ हो गया। देखिए जैसे उन भागों को साफ करने में किया जाता है जहां तक पहुंचना कठिन है, जैसे सर्पिलाकार नली, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उनके जो पार्ट्स होते हैं उनको कैसे करें भाई, पानी से धो नहीं सकते, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, खराब होगा पानी से, तो क्या करें भाई, उसमें अल्ट्रासाउंड जनरेट किया जाता है उसके पास, और उसके अंदर से खलबलाहट होती है, मतलब अल्टीमेटली वाइब्रेशन होता है, जिसके कारण उसमें जो भी गंदगी होती है वो साफ हो जाती है। इसके अलावा इसका उपयोग धातु के ब्लॉक में दरार का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। अब धातु के ब्लॉक में दरार का पता करने का मतलब सिंपली ये है, जब इस वेव को भेजा जाएगा और ऐसी कोई धात्विक प्लेट है, जैसे मान लीजिए आपने ऐसा समझिए कि एक इंडस्ट्री है जहां पे आयरन के स्लैब्स बनते, भाई आयरन उत्पादन हो रहा है, उसके अयस्कों से निष्कासित करके हम लोहा बना रहे, तो भाई लोहा पहले ही दिन जहां निकल रहा अयस्क से वही थोड़ी उस सभी चीजों में ढाल देगा कि भाई लोहे के बाट बनने उसी ने बना दिया, चादर बननी उसी ने बना दिया, है ना, लोहे के रॉड्स बनने उसी ने बना दिया, या गाड़ियों में लगने हैं लोहे उसी ने बना दिया, खिड़की जंगले ये सब लगने हैं वो उसी ने बना दिया, ऐसा होगा क्या? तो आप कहेंगे नहीं, तो क्या होगा भाई, तो वो बनाएगा ऐसे भारी भरकम ब्लॉक्स, और वो एज अ रॉ मटेरियल जाएगी किसके पास, उन इंडस्ट्रीज के पास जिन्होंने इसको फ्रेम करके इसके पाइप बनाने, इसके तार बनाने, इसके शीट बनाने, बाट बनाने, जो भी बनाना वो बनाएंगे इसको। तो अब इतना बड़ा ब्लॉक हुआ, लेकिन किसी कारण बस अंदर कहीं पे ऐसी दरार रह गई, अंदर कहीं पे क्या हो गया, ऐसी गैपिंग्स रह गई। तो इन गैपिंग्स का भी पता करने के लिए, अंदर ऐसा छेद रह गया, इस छेद का भी है, गैपिंग का भी पता करने के लिए हम यूज करते हैं कि उसको पराध्वनि को, इन वेव्स को भेजा जाता है, जिसके कारण यहां पे हमको अलग बिहेवियर इस वेव का देखने को मिलता है, जहां पर गैप होगा और जहां पे माध्यम होगी वहां से तो ये बिल्कुल ऐसे साउंड चलती चली जाएगी। क्योंकि क्या होता है, आप ऐसा समझिए, साउंड को चलने के लिए चाहिए होता है मीडियम। अब मैं ऐसा गोल सा बना देता हूं, छोटा सा ऐसा ब्लॉक, ये पूरा खाली जगह है और बाकी में मेटल है, तो मतलब बाकी मेटल से बना हुआ है, तो चलिए ऐसा भर देता हूं मैं, ये पूरा हमारा मेटलिक ब्लॉक है और बीच में खाली जगह मिल गया। तो आपको इतना ज्ञात हो गया होगा कि जैसे ही इस मेटलिक ब्लॉक से मैं कोई वेव पास करूंगा, ये पूरे वेव को धातु के अंदर संरचना होती है, मतलब संचरण होती है, वो सिग्नल जाएगी। किंतु जहां गैप आ गया, अब ये खाली दरार का मतलब क्या है भाई, ये गैप आ गया, ये देखिए ये पतला सा मान लीजिए, गैप आ गया। अब यहां से मैं एक वेव, एक सिग्नल भेज रहा हूं, देखिए ये सिग्नल यहां से चलती हुई ये इधर पार हो जाएगी, ये भी ऐसी सिग्नल जाती हुई पार हो जाएगी। क्यों हो रही है? क्योंकि इसके लिए माध्यम है, लेकिन यहां पे जो सिग्नल आएगी अब रुक गई, यहां कोई कण नहीं है ना इसको ले जाने के लिए, क्योंकि ध्वनि कणों को ले जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब यह दरार है तो यहां कोई माध्यम ही नहीं है, फिर यहां से गई, ये जा रही है वेव, ये जा रही है वेव, ये जा रही है वेव। तो जैसे यहां पे देखिए, यहां से हमने क्या करे, ये बहुत सारे वेव्स को भेजे, ये वही डिटेक्टर है, सामने यहां पे कोई मेटल रखेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, उसके रिसीविंग एंड पे जाकर के देख लेंगे क्या रहा है कि नहीं। तो यहां से हमने लगाया था क्या, एक उत्सर्जक, ये देखिए ये हमारा एक उत्सर्जक है, यहां से हमने 1 2 3 4 5 6 7 सिग्नल्स ऐसे भेजे, कुल कितने भाई 7। यहां जब रिसीवर एंड पे आया तो हमको पता चला सिर्फ 6 ही सिग्नल आ रही है, तो कौन सी सिग्नल नहीं आ रही, तो फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई, थर्ड आ गई, फोर्थ नहीं आई, फिफ्थ आ गई, सिक्स्थ आ गई, सेवंथ आ गई, तो मतलब बीच में गायब है, तो इसका डिटेक्शन हो गया। फिर क्या करें भाई, तो फिर इधर से भी एक सिग्नल भेजिए, इसका काम अब खत्म। अब दूसरे कलर से मैं बनाता हूं, इसका काम खत्म, ये खत्म हो चुका है, अब ब्लैंक समझिए इसको। तो फिर क्या करेंगे भाई, इधर से भी हम सिग्नल्स भेजेंगे, ये सिग्नल भी पार हो गई, ये भी पार हो गई, लेकिन ये वाली सिग्नल जाके अटक गई, ये पार हो गई, ये भी पार हो गई। यहां लगा हुआ हमारा डिटेक्टर, इसने डिटेक्ट कर लिया, लेकिन ये क्या पाया कि इधर साइड से 5 भेजा था जिसमें से थर्ड नंबर नहीं आ पाया, तो मतलब इसके डायमेंशन भी आइडेंटिफाई कर लिया भाई, लेंथ से भी देख लिया और हाइट से भी देख लिया। और थोड़ा प्रिस्क्राइब करें तो और भी पास में जाकर के थोड़े और प्रिसाइज वैल्यू देखेंगे, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के इस मेटल डिटेक्टर की मदद से, इस अल्ट्रासाउंड के मदद से, इस मेटल के अंदर कहीं पे दरार है, कहीं पे ब्लॉक है, कहीं खाली जगह हो गई,
बबल्स ही बन गए हो सकता है जब इस ब्लॉक को बना रहे थे, तो उस जगह का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि खोखला हो गया ना अल्टीमेटली। अब इसका इस्तेमाल मान लीजिए कोई ले जाए और ऐसे बहुत जैसे पूल बन रही है, उसमें गार्टर के तौर पे इतनी मोटी सी सिल्ली रखनी हो और बीच में गैप होगा, तो भाई यहां से वो टूटने का डर होगा, ये रिजिड नहीं दिख पाएगा, क्योंकि आप उठा करके थोड़ी पता लगा लेंगे इतने छोटे ब्लॉक्स को। तो इसका पता लगाने के लिए भी इसका पराध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करें तो चिकित्सीय क्षेत्र में पराध्वनि अल्ट्रासाउंड, जिसकी हमने शुरुआत में डिस्कस करी कि मेडिकल इंडस्ट्री में इसका एक बड़ा नाम है भाई। डॉक्टर्स क्या करते हैं, जिस जगह पे हम ऐसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उस जगह पे हम क्या कराते हैं भाई, उस जगह पे हम कराते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड करा के ले। जैसे मान लीजिए स्टमक में स्टोन है, उसका पता लगाना है, तो क्या करते हैं, कहते भाई अल्ट्रासाउंड कराइए। अब अल्ट्रासाउंड कराने में क्या हुआ भाई, तो अल्ट्रासाउंड सेम तरीके का एक काम है। क्या करते हैं, जब आप पैथोलॉजी टेस्ट लैब में जाते हैं, वहां पे वो जो भी चेक करने के लिए आते हैं, वो सिंपली एक पीसी, उसमें एक स्क्रीन पे वो देख रहे होते हैं, और एक ऐसी एक इस तरीके से बना होता है, इसमें एक कॉर्ड लगा होता है जो उसके पीसी से कनेक्टेड होता है। ये हमारे जिस पार्ट का अल्ट्रासाउंड करना है उस पे ऐसा रोटेट करते हैं। ये रोटेशन में क्या होता है भाई, तो इसमें से एक सिग्नल नीचे भेजी जाती है और वापस डिटेक्ट भी की जाती है। सिग्नल गई और डिटेक्ट हुई, इन दोनों को ही जो उसके पास में जो कंप्यूटर लगा होता है जहां पे ये डेटा जा करके सेव हो रही है, वो उसका इक्विवेलेंट इमेजिंग करता है। इक्विवेलेंट इमेजिंग का मतलब ये होता है कि वहां के देखिए वो फोटो नहीं खींच सकता कि भाई सेम तरीके के जाके फोटो खींच रहा है, तो उसके पास एक इक्विवेलेंट का मतलब होता है उसी के समतुल्य। उसके पास एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर सेम जो यहां पे उसने महसूस किया, जो सिग्नल गई और सिग्नल वापस आई, उसके स्ट्रेंथ में जो चेंज मिला, उसी चेंज को देखते हुए वो ग्राफिक्स के मदद से बनाता है इसका एक इक्विवेलेंट पिक्चर, जिसको हम ले जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर भाई उस चीज को देखता है और उसके अनुसार जो भी दवाइयां उसको देनी होती है वो दवाइयां देता है। ठीक है ना, मतलब जो भी बीमारी है उसका वो पता लगा सकता है इसके जरिए। ठीक है, और आगे बात करते हैं। पराध्वनि के उपयोग से सोनार नामक युक्ति से जहाजों में समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। भाई सोनार ये अपने आप में ये जो है ये वर्ड है, ठीक है ना, SONAR, ये सबके अपने अपने मतलब है। ठीक है, हम अभी जस्ट बात करते हैं कि सोनार अल्टीमेटली है क्या, किस तरीके से काम करता है, क्योंकि अपने आप में एक टॉपिक है। बस इतना समझिए कि ये पराध्वनि पे बेस्ड है। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारे सोनार को। तो सोनार है क्या भाई, तो मैंने कहा कि ये सोनार ये अलग अलग, मतलब आप कह सकते हैं इसका एब्रिविएशन अवेलेबल है कि ये सोनार S फॉर साउंड, N फॉर नेविगेशन, A फॉर एंड रेंजिंग। SO कहता है साउंड के लिए, N कहता है भाई नेविगेशन के लिए, और A मतलब एंड और R मतलब रेंजिंग। नेविगेशन एंड रेंजिंग का मतलब होता है, नेविगेट करने का मतलब होता है कि उसके दिशा की खोज करना, और रेंजिंग मतलब उसका मापन, कितना दूरी पर है, क्या है, इसका मापन करना। ठीक है ना, अब तो इस वर्ड से काफी वाकिफ होंगे, है ना। हमारे मैप में हम कहते हैं भाई नेविगेट करो, मतलब लोकेट करो। ठीक है ना, मैप पे कहते हैं ना भाई नेविगेशन ऑन कर लीजिए, तो मतलब ये क्या करें, नेविगेट करने का मतलब होता है लोकेट करना। अब ये नेविगेशन और लोकेशन का काम या फिर रेंजिंग का काम, मतलब दूरी नापने का काम कैसे करता है सोनार, चलिए एक बार हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार अगर इसको पढ़ने पहले, सोनार एक युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल को मापने के लिए पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। शिप जब चल रही होती है समुद्र में, तो भाई रोड पे तो आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको दिख रहा है कि गड्ढा आने वाला है, हाइट आने वाली है ना, रोड उबड़ खाबड़ एंड ऑल बहुत सारी इंफॉर्मेशन। बट जब शिप्स चलती हैं तो भाई एक बात समझिए, इस शिप के इतना ऊपर तक यहां पे एक पत्थर भी होगा, ऊपर पानी आप देखना यहां से लहरा रहा है पानी, और इतनी हाइट तक पत्थर है, तो क्या वो उसको दिख रहा होगा? उसको तो पूरा फ्लैट ही दिख रहा है, पानी पानी। भाई पत्थर के ऊपर 1 इंच भी पानी होगा तो सामने वाले को थोड़ी नीचे दिख रहा है, उसको तो पानी पानी दिख रहा है। और दूसरी बात, जनरली जो शिप्स होती हैं वो नाइट टाइम में रन करती हैं। डे टाइम में क्या होता है, हवाएं तेज बहती हैं, लहरें उठती हैं, तो नाइट टाइम में रन कराया जाता है, जिस समय समुद्र के लहरें
कम हो जाती है, थोड़ा शांत हो जाती है, तब तो उस समय तो और भी नहीं दिखना भाई। अब ये क्या करें, कौन सी ऐसी तकनीक का प्रयोग करें जिससे उनको पता चले कि भाई समुद्र में नीचे गहराई कितनी है, क्योंकि सभी शिप्स अलग अलग होंगी। ठीक है, शिप होने का मतलब समझ रहे, एक हेवी व्हीकल है, उसको नीचे भी डूब करके रहने की जगह चाहिए, उसमें जो प्रोपेलर्स लगे होते हैं जो कि पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं जिसके कारण वो शिप आगे बढ़ती है, उसके लिए भी भाई जगह चाहिए, उतना पानी चाहिए। भाई न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार ही ये चलता है, जितने इसके प्रोपेलर्स पानी को पीछे धकेलते हैं उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। तो तृतीय नियम के अनुसार इसको उतना अमाउंट ऑफ वाटर तो चाहिए ना जिसको पीछे धकेले, जिसके कारण इतना फोर्स लगे कि वो आगे जाए। अब थोड़ा सा पानी पीछे धकेल रहा है, भाई पानी की मात्रा ही नहीं है, तो ये नहीं चल पाएंगे। ठीक है, और हमारे उत्प्लावन बल के कारण ये टंगे रहते, टंगे रहने में कोई फ्यूल खर्च नहीं होता, इसको टंगे रहने में कोई फ्यूल खर्च नहीं हो रहा भाई। ठीक है ना, आज ये चलते हैं अपने मुद्दे पे। तो मुद्दा ये कहता है भाई कि इसको टंगे रहने के लिए भी, उत्प्लावन बल लगाने के लिए भी उतना अमाउंट ऑफ वाटर को हटाना होता है जितना इसका वजन है, या यूं कहूं कि अपने वजन से ज्यादा वाटर को हटाएगा तब तो ज्यादा फोर्स लगेगा और ऊपर तैरती हुई नजर आएगी। तो इस बात का पता करने के लिए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इसमें एक सिस्टम लगा है जिसको हम सोनार कह रहे हैं। ये देखिए, ये एक हो गया हमारा ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर मतलब क्या, प्रेषक। ये एक सिग्नल, एक अल्ट्रासाउंड सिग्नल इसने भेजा। अब ये अल्ट्रासाउंड सिग्नल क्या हो गया भाई, तो ये अल्ट्रासाउंड सिग्नल जो है ये चली और कहां पहुंच गई, ये पहुंच गई हमारे समुद्र की तलहटी में। भाई जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तब तक ये चलती चली जाएगी। जैसे बैट ने देखा था, चमगादड़ ने जो काम किया था, ये जब तक नीचे कुछ नहीं मिलेगा तब तक ये वेव क्या, और ये नीचे चलती गई। अब नीचे आई, आने के बाद यहां टकराई। अब यहां टकराने के पश्चात क्या होगा भाई, तो टकराने के पश्चात ये वेव अब वापस चलेगी। तो जब ये वेव वापस जाएगी तो यहां एक डिटेक्टर भी तो चाहिए जो ये पता लगा सके भैया जिसको भेजा था वो वापस आई। अब तो सोनार में इतने भी बेहतर हो चुके हैं हम इस टेक्नोलॉजी में कि ये डिटेक्टर बहुत कुछ पता लगा देता है। सिर्फ गहराई नहीं, नीचे किस तरीके का मटेरियल है, रेतीली जगह है, कोई जीव जंतु है, क्या है, सब कुछ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां पे प्राप्त होने वाले डिटेक्टर का मतलब क्या, जो ट्रांसमिटेड वेव थी उसको वापस वो ग्रहण करता है, और ग्रहण के फलस्वरूप उसको पता चलता है कि भाई किस तरीके का मटेरियल नीचे है। अगर कुछ अवशोषण हो गया तो मतलब कोई ऐसा मटेरियल है जो कि हमारे सिग्नल्स को अवशोषित कर रहा है, या पूरी तरीके से उसने परावर्तित कर दिया। कुछ हलचल है तो कुछ डिटेक्शन में डिफरेंसेस आएंगे, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन लगा सकता है ये। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि ये कैसे बिहेव कर रहा है भाई। तो देखिए, सोनार एक युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। मतलब क्या क्या, मैंने बोला ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले आता है, दिशा बता सकता है, चाल बता सकता है, और ये पिंडों की दूरी बता सकता है। मतलब ये देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन आ पा रही है। नीचे अगर कोई ठोस है उसके बारे में बता रहा है, नीचे कोई मेटल है बता पाएगा, इससे नीचे तरफ में कोई बड़ी फिश या कोई जलीय जीव है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, इसको यूज करते हैं, उसमें क्या होता है भाई, तो इसमें वही पराध्वनि जिसकी हम बात कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स भेजी जाती है। ठीक, अब देखिए, यह एक यंत्र है जिसमें एक प्रेषित्र तथा एक संसूचक होता है और इसे नाव या जहाज में लगाया जाता है, कुछ इस प्रकार से। अब ये कार्य किस पर आधारित है, इसका कार्य किस पर आधारित, किस तरीके से ये कार्य करता है, जरा इसको समझते हैं। सिमिलर जो हमने अभी देखा कि जो बैट, जो चमगादड़ जिस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, चूंकि वो नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है, हमने ये बनाया है, तो हमने क्या किया, हमने कुछ कैलकुलेशंस बनाई। क्या कैलकुलेशन है भाई, तो सबसे फर्स्ट तो ये देखिए, इसके द्वारा जो भेजा जाता है अल्ट्रासाउंड, ठीक है ना, इसके द्वारा जो पराध्वनि भेजी जा रही है उसकी चाल। अब हमें पता है भाई, हमने भेजा है तो हमें इसका चाल पता है, हम v से लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि इसका चाल कितना है भाई v। चूंकि हमने ही भेजा तो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अब क्या करें, तो देखिए
जाने, मैं कंप्लीटली लिख लेता हूं, इस साउंड को, इस वेव को जाने तथा वापस लौटने में, जाने में और वापस लौटने में लगा समय। कितना टाइम लगेगा भाई इसको जाने में और आने में? तो हमने कहा इसको जाने और आने में लग रहा है टी सेकेंड, जो भी लगा मैंने कह दिया टी सेकेंड। अब तय की गई कुल दूरी, अब तय की गई कुल दूरी ये हमें ज्ञात करनी है, लेकिन मुझे एक बात पता है, जो तय की गई कुल दूरी लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये वेव जाएगा और जाकर के वापस आएगा, तो जाने में चला d और वापस आने में भी चला d, जो जाएगा भाई तो आएगा, तो कितना हो जाएगा भाई d प्लस डी मतलब 2d। किंतु मुझे इस डिटेक्टर से किसकी वैल्यू चाहिए भाई? मुझे चाहिए इस d की वैल्यू, मुझे चाहिए इस दूरी की वैल्यू। तो मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं दूरी बराबर, तो दूरी बराबर जैसा कि हमें पता है चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है ना? मैं कंप्लीट लिखता हूं, चाल बराबर हमें ज्ञात है, ये होता है दूरी बटा समय। यहां मुझे चाहिए दूरी, तो दूरी के लिए क्या हो जाएगा भाई? तो आप कहेंगे यहां पे हो जाएगा चाल गुणे समय। अच्छा, ये चाल गुणे समय तो हो गया। अब मैं एक काम करता हूं, ये जो गिवन है उसको रखूं, तो मुझे दूरी की जगह क्या रखनी पड़ेगी? मुझे यहां पर क्या मिला था? 2d, ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस, जाने का भी और आने का भी, क्योंकि टाइम मैंने देखा भेजते समय और फिर टाइम देखा जब वापस आ गए डिटेक्टर पे तब। तो मतलब 2d इज इक्वल्स टू, चाल कितनी है भाई? v, और टाइम कितना लगा था? t, तो मतलब d इक्वल्स टू क्या निकल गया? v इंटू टी अपॉन 2। वेलोसिटी जो वेग है इंटू समय अपॉन में 2, ये क्या मिल गया भाई? तो ये मिल जाता है हमारा दूरी, ठीक है? मतलब इसके जरिए हम पता लगा सकते हैं, इससे रेंजिंग कर सकते हैं कि भाई इतनी दूरी पे। और नेविगेशन के लिए क्या करें? तो ऐसे सिर्फ एक ही डिटेक्टर और क्या कह सकते हैं ट्रांसमीटर नहीं लगे हैं, कई सारे डिटेक्टर और ट्रांसमीटर अलग अलग डायरेक्शंस में लगे हैं जो डायरेक्शनल वेव भेज सकती हैं। डायरेक्शनल वेव का मतलब एक पर्टिकुलर दिशा में, जिससे हमको यह भी तो पता चले, हमने यहां बात कही ना, दूरी तो पता कर ली, चाल हो गया, दिशा भी तो पता करनी है, तो वो डायरेक्शन का भी आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है। नॉट इवन दिस, जैसे कि चमगादड़ ने सामने आने वाले ऑब्जेक्ट के डायमेंशन तक पता कर लिए थे, इसके जरिए भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन पता कर लिया जाता है, गहराई का पता कर लिया जाता है, जिससे कि शिप चले। ऑब्जेक्ट जो कुछ सामने आ रही है उसके डायमेंशन का पता चल जाता है, उसके मूवमेंट का भी पता चल जाता है। क्योंकि मान लीजिए कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक फिश हो, कोई बड़ी फिश हो जो शिप से टकरा जाए तो भाई दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए हम इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसका कि वेलोसिटी इनटू टाइम अपॉन में 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि डिस्टेंस ट्वाइस थी इसलिए, ठीक है ना? तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है भाई। सोनार जो है हमारे स्कूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में लगभग मान के चलिए ये पेपर में आना ही आना होता है, तो इसको आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम थोड़ा सा बात और आगे की तरफ करेंगे और हम अब चलते हैं अल्ट्रासाउंड्स को देखने के बाद एक नए टॉपिक पे, एक नए टर्म पे, जैसा कि हमने सेशन स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम बातचीत करने वाले हैं हमारे मानव कान की, मानव कर्ण की, ईयर की। हमारे कान ही तो वो बॉडी पार्ट है ना जिसके जरिए हम साउंड एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। भाई कोई भी फिजिकल चीज तभी हम फिजिकल कहते हैं या फिजिक्स के अंदर उसकी स्टडी करते हैं जब हमारे जो 5 सेंसिंग ऑर्गन्स हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, इनमें से कोई एक, कोई दो उसको अगर सेंस कर पाती है तभी हम कहते हैं कि भाई वो फिजिकल चीज है। जैसे आंख प्रकाश ऊर्जा के लिए, ठीक उसी प्रकार से हमारे जो कान है ये किसके लिए भाई? ये ध्वनि ऊर्जा के लिए, साउंड एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये साउंड एनर्जी को ही सेंस कर सकते हैं। तो जो हमारा कान है वो मुख्यतः 3 भाग में बटा हुआ है, एक बाह्य कण, एक इनर,
ठीक है, और एक मिडिल, एक बाह्य कर्ण हो गया, एक मध्य कर्ण हो गया और एक अंतःकर्ण हो गया, अंदर की तरफ कान होता है। ये 3 भागों में बांटने का मतलब है इसके अंदर खूब सारे छोटे 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 पार्ट्स हैं और सबका संयुक्त रूप से जब कार्य होता है तब जाकर के हमारा कान आने वाली जो ध्वनि ऊर्जा है उसको रूपांतरित करती है, हमारे ब्रेन को देती है, हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और हम कुछ समझ पाते हैं कि हाँ भाई किसी ने ये चीज कही है, इस तरीके की म्यूजिक आई है, इस तरीके की आवाज आया, तो ब्रेन एनालिसिस करता है कि भाई कोई चीज टूटा, कोई चीज फूटा है ना। तो चलिए एक एक करके इनके पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं और हम ये देख लेते हैं कि कान का कार्य किस प्रकार से, मतलब कान किस तरीके से कार्य करता है। तो कान के ये तो रहे हमारे पहले तो मुख्य भाग, जिसको हम कहते हैं भाई कि बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और इनर कर्ण। तो एक एक करके हम जरा देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए बाह्य कर्ण में ये जो यहां से यहां तक के जो पोर्शन आ रहे हैं ये सब बाह्य कर्ण के हिस्से हैं और ये इतना सा जो पोर्शन है ये जो इतना सा पोर्शन है ये मिडिल पार्ट है, मध्य कर्ण है, ठीक है। और ये जो पीछे वाला पोर्शन अब आपको दिख रहा होगा, ये पीछे वाले पोर्शन जो है ये कहलाता है अंतःकर्ण। मतलब हमने अपने कान को कितने पार्ट में, 3 पार्ट में बांटा है। तो बाह्य कर्ण के एक बार पार्ट को देख लेते हैं, नेमिंग को देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे उसके कार्य पर, कहां होते हैं और क्या कार्य करते हैं। तो सबसे बाहर तो आपने देखा है कि ये पिन्ना, ये पूरा बाहरी कान, ठीक है, ये जो एलिमेंट है ये है। अच्छा इसका क्या काम होता है भाई, ये तो समझ में आता है, ये जो स्ट्रक्चर बना है ये स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, जो साउंड वेव आ रही है उसको मर्जिंग का काम कर रहा है। जैसे आपने एंटीना देखी है, कौन सी वाली भाई, वो डीटीएच की छतरी जो लगी होती है, वो क्या करता है, ऐसा गोल सा ऐसा बना होता है, उसके ऊपर सिग्नल्स आते हैं, आने वाले सिग्नल्स को एकत्रित करने का काम करता है, रिफ्लेक्टर के तौर पे काम आता है। सिमिलर हमारे कान का ये जो इतना बड़ा सा जो हिस्सा है, ये जो साउंड वेव आती है उसको क्या करता है, फिक्स करने के, कन्वर्ज करने के काम आता है। मतलब आप ऐसा समझो एक छोटी सी जगह से सिर्फ साउंड जानी होती है, नहीं होता कान, तो पहले तो अच्छे नहीं लगते अपन, है ना। और हम जैसे लोग एक और बीमारी भाई, स्पेक्स कहाँ पहनते हैं, तो इसके लिए कान। खैर ये तो हो गई जोक सपाट वाली बात, हम थोड़ी सी मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये कहता है हमारे कान पे ये जो बना हुआ है, ये बाहर का जो हिस्सा बना हुआ है, इसका मुख्य कार्य क्या है भाई, सिर्फ चश्मा टांगने का नहीं, बाहर से आने वाली जो साउंड वेव है उनको एकत्रित करने के काम में आते हैं। इनको कहते हैं बाह्य भाग का पिन्ना, ठीक है। और ये इसको सपोर्ट करता है, ये जितने भी रिफ्लेक्शंस आते हैं इससे टकराने के बाद अंदर कान में जाते हैं, ये जो छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ भाई, कान के अंदर जो भी सिग्नल्स आएंगे इन सब चीजों से टकरा करके वो कान के दूसरे पार्ट, जो बाह्य भाग का दूसरा हिस्सा है जिसको हम कहते हैं नली, ठीक है ना, ईयर कैनल। ईयर कैनल मतलब कान की नली का एक पतली से ऐसे नली है, ये देखिए, इसका कलर चेंज करता हूं, सी ये नली है। इस नली में क्या होगा भाई, तो देखिए कहीं से भी साउंड वेव ऐसा आएगा, ये टकराने के बाद ये इस नली के होकर के अंदर की तरफ प्रवेश करेगा। अब ये जो साउंड वेव आ रही है, ये साउंड वेव कैसी आ रही होगी भाई, ऐसे कंप्रेशन और रेररफेक्शन के जरिए। अब जब कंप्रेशन और रेररफेक्शन के जरिए आएगा पोर्शन, तो यहां पे ये बना है हमारा ईयर ड्रम, यहां एक ड्रम लगी हुई है, ठीक है। इस ड्रम को थोड़ी देर के लिए मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर एक चीज देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये रही है ड्रम, ये जो वाइब्रेशन चले, ये आई, ये नली में गई, नली के बाद ये कहां जा रही है, ड्रम में जा रही है। और ये ड्रम से कुछ हड्डियां जुड़ी हैं जो काम करती है, हम इसके कार्य के रूप में हम समझेंगे, जब हम इसके कार्य की बात करेंगे तो हम इसको समझेंगे। तो ये क्या होगा, ये ड्रम पे आई, अब ड्रम ने क्या किया भाई, इसको वाइब्रेट किया, उस वाइब्रेशन के कारण इसके अंदर लगी है और भी कुछ पोर्शन, जो अब ड्रम के बाद की हम बात करें, ईयर ड्रम जिसको कह रहे हैं कान का पर्दा, उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो भाई अब हमारा मिडिल पार्ट शुरू हो रहा, मध्य कर्ण जो है उसका प्रारंभ हो रहा। तो मिडिल पार्ट में मुख्यतः 3 चीजें पाई जाती हैं, एक है मैलियस, दूसरा है इंकस और तीसरा है स्टेपिस, ठीक है। ये 3 जो है ये हड्डियां हैं, इन हड्डियों द्वारा ही ये जो वाइब्रेशन जो आ रहा था भाई, कंप्रेस होगा मतलब एक बार ऐसे फुलेगी फिर वापस आएगी, ऐसा ऐसा वाइब्रेट हो रही, जो कान का पर्दा था आपने देखा ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रही। ये वाइब्रेशन अल्टीमेटली यहां पे एक लगी हुई है हड्डी, इस हड्डी को ऐसा जाके ठोकता है,
ये ठोकने की वजह से क्या होता है भाई, इसका इक्विवेलेंट यहां से 1 2 और ये 3, ये 3 हड्डियों के जरिए ये जो पोर्शन, जो वाइब्रेशन, जो कंप्रेशन आ रहा है उसको ये गेन करता है। और एक मजेदार बात, ये स्टेपिस जो होता है ना, यही हमारे बॉडी का, हमारे पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी यहां पे लगी है। अब इन सभी चीजों को वापस जाना होता है किसके अंदर भाई, तो अब अंतर भाग में चलते हैं, इनर पार्ट में। तो इनर भाग में जैसे ही हम जाते हैं, इनर भाग में क्या होता है, तो ये अर्धवृत्ताकार ये नलियां बनी हुई हैं, ठीक है। और उसके अंदर और बात करें तो यहां पे ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये हमारी श्रवण तंत्रिका, ये है मेन जो साउंड वेव को, मतलब जो साउंड के लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है, होने को सभी रिस्पॉन्सिबल है, कहीं पर भी डिफेक्ट आएगा दिक्कत होगी, लेकिन इसको हम असली कहते हैं कि भाई ये साउंड तंत्रिका ये है जो साउंड वेव्स को अब किसको दे देगी भाई, ये दे देगी कोक्लिया को। और कोक्लिया का मेन काम ये है कि इसने कन्वर्ट कर देना है ये जो भी वेव्स आ रही थी उनको इलेक्ट्रिकल पल्सेस में। जी हां, हमारे ब्रेन को जो सिग्नल्स जाते हैं वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस में जाते हैं। हम कुछ देखते हैं ना, हमारी आईज भी इलेक्ट्रिकल पल्सेस में उन सिग्नल्स को ब्रेन तक भेजती है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिकल पल्सेस चलते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चलते हैं। तो ये इसने फिर इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट किया, और जो नलियां होती हैं, जो नर्व्स होते हैं, उन नर्व्स के द्वारा उसको ब्रेन तक भेजा दिया जाता है। मतलब आपको ये तीनों पोर्शन समझ में आ गए, इसके अंदर कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं। अब हम एक बार बात कर लेते हैं, जरा एक बार रीड कर लेते हैं, और फिर हम आएंगे अपने इसके कार्य पे, मतलब सामूहिक रूप से कैसे कार्य करते हैं। इंडिविजुअल तो हमने देखा, तो देखिए भाई, सबसे पहले इसके 3 भाग का पहला भाग है बाह्य कर्ण। कर्ण पल्लव कहते हैं या फिर पिन्ना, ठीक है ना, इस नाम से इसको याद रखते हैं। और श्रवण नलिका के भाग को बाह्य कर्ण कहते हैं। यह परिवेश से ध्वनि एकत्रित करता है। मैंने कहा ना, ये बाह्य कर्ण का ये और इसके साथ में जुड़ी हुई ये नली, ये दोनों मिलाकर के बाह्य कर्ण कहलाते हैं। और इसका मुख्य कार्य यही है भाई, जो भी वेव्स आएगी उनको लेना और इसको अंदर की तरफ भेजना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। हम मध्य कर्ण की बात करते हैं, मिडिल ईयर की। तो मिडिल ईयर में, मध्य कर्ण में कर्णपटल और इसमें उपस्थित 3 हड्डियां होती हैं। एक इनस्कस या फिर एनविल, मेलियस या फिर इसको ही कहते हैं हैबर, हथौड़ा, और स्टेपिस या फिर स्ट्रिप। ये 3 हड्डियां सम्मिलित हैं। ये रही वो तीनों हड्डियां जिसके मैं बात कर रहा हूं। एक यहां पे, फिर एक यहां से ऐसे ज्वाइंट होती है और एक यहां पे लगी होती है। हम अभी इसको एनिमेशन के जरिए भी अभी समझेंगे। अब जो मैंने अभी आपको बात बताई, देखिए वो लिखा हुआ भी मिल गया हमें क्या, तो स्टेपिस जो है मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी बोन है वो है कौन भाई, स्टेपिस। ठीक, अब तीसरे पोर्शन पे पहुंचता हूं मैं बात करता हूं इनर कान की, ठीक है ना, जो आंतरिक कर्ण है उसकी। तो कान के इस भाग में कोक्लिया और श्रवण तंत्रिका होती है, ऑडियोटरी नर्व्स होते हैं भाई इसके अंदर, ठीक है ना। जो श्रवण तंत्रिका जो क्या काम करती है भाई, जो भी कोक्लिया ने सिग्नल जनरेट किया है वो श्रवण तंत्रिका के द्वारा ब्रेन को पहुंचा दिया जाता है। तो मतलब ये समझ में आता है कि इनर कान, अंतःकरण के अंदर 2 पोर्शन ये देखने को मिलते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं जरा कि कान किस तरीके से काम करता है। तो कान मतलब मानव कर्ण के कार्य की बात कर लेता हूं। तो मानव कर्ण का जो कार्य है, पहले तो इस एनिमेशन से समझे थोड़ा सा, फिर हम एक बार रीड बात। ये देखिए कान में ये सिग्नल जा रही है, बाह्य कर्ण ने ये पूरा काम किया। और सपोर्ट कौन कर रहा है भाई, ये नली। इस नली के जरिए जो भी आया वो उसने क्या किया, इस नली के जरिए अंदर आ रहा है। देखिए ये ईयर ड्रम है, ये ईयर ड्रम देखिए वाइब्रेट हो रहा है, ईयर ड्रम वाइब्रेट हो रहा है। तो यहां पर 3 चीजें, 1 2 3, ठीक है। एक हमारा मेलियस हो गया, एक इनस्कस हो गया, और एक जो है यहां पे वो है स्टेपिस। तो इसने क्या किया, देखिए ये इक्विवेलेंट यहां पे वेव्स यहां पे जनरेट हो रही है, यहां पे इस वाले पोर्शन में क्या कर रहा है, यहां थोड़े के जरिए जाकर उसमें वैसे ही ठोक रहा है। जैसे यहां से सिग्नल्स बन रही है वैसे यहां पे सिग्नल इसने ठोक ठोक करके बनाया। ये देखिए ये जो ठोक रहा है, ठोक ठोक के यहां पे ऐसी सिग्नल्स बनाए। अब जब यहां पे इसी तरीके के सिग्नल्स बन गए तो ये जो सेमी सर्कुलर जो रिंग है
इसके जरिए यहां पे जनरेट होता है कोकिलिया में, ये रही, ये कोकिलिया है, इसके अंदर जनरेट किया जाता है क्या भाई, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होते हैं, वो पल्सेस नर्व्स के जरिए, यहां पे ये नर्व्स के जरिए हमारे ब्रेन तक भेजा जाता है। आइए अब रीड करते हैं। बाहरी कान, जिसे पिन्ना कहा जाता है, ध्वनि तरंगों को एकत्रित करता है और ध्वनि तरंगे कर्ण नलिका से होकर एक पतली झिल्ली तक जाती है। इसके जरिए पतली झिल्ली तक, पतली झिल्ली क्या है भाई, ये जो हिल रहा है, जिसे कर्णपटल कहते हैं। ठीक है, ईयर ड्रम कंपन करता है, कर्णपटल जो है, जो ईयर ड्रम जो है, इसके कारण क्या करता है, कंपन करता है, वाइब्रेट करता है। वो बिल्कुल उसी तरीके का ड्रम जैसा है जो हम बजाने के लिए यूज करते हैं ड्रम, बिल्कुल ऐसे ही ये वाइब्रेट कर रहा है। अब इसके वाइब्रेशन से क्या हो रहा है देखिए, तो मध्य कान की 3 हड्डियों द्वारा कंपन को बढ़ाया जाता है, जिसे हथौड़ा, निहाई और रकाब कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में नाम थोड़े से आपको अलग दिख रहे हैं, लेकिन इनका जो मेनली नेम जो है वो यही है भाई। कैसा, यह हथौड़े जैसा काम करता है। एक निहाई मतलब जिसके ऊपर वो फोर्स लगाया जाएगा, और अगला रकाब मतलब जो ट्रांसफर करेगा इस फोर्स को। ये 3 हो गए हड्डियां। अब इन तीनों हड्डियों को देखिए, ये 3 हड्डियां आपको दिख रहा है वो घिसती हुई। ठीक है, मध्य कान तब ध्वनि तरंगों को भीतर कान तक पहुंचाता है। जो मध्य कान है, इसने क्या किया भाई, बाहर की जो सिग्नल्स आई थी उनको ऐसा वाइब्रेट करके अंतः कान तक, अंदर का जो कान है वहां तक पहुंचाने का कार्य करता है। आंतरिक कान में ध्वनि तरंगों को कोकिलिया द्वारा विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। यहां जो मिला है, ये कोकिलिया क्या करता है, इसको इलेक्ट्रिकल पल्सेस में जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस में परिवर्तित कर देता है भाई, और श्रवण तंत्रिकाओं द्वारा यह मस्तिष्क को भेज देता है। जो श्रवण तंत्रिका है, जो नर्व्स है, जो नसें हैं, उनकी जो ये मस्तिष्क को भेजा जाता है। फिर मस्तिष्क तब संकेतों को ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। जो भी संकेत उसको मिले उसी चीज को ब्रेन प्रोसेस करता है और कहता है कि भाई ये ध्वनि है। जैसे आप एक चीज समझिए, आपको जब कोई ऐसी लैंग्वेज जिसके बारे में आपको पता नहीं है, वो आपकी कानों में तो पढ़ता है, लेकिन आपका ब्रेन प्रोसेस करता है क्या? ठीक है, आप जिस लैंग्वेज को जानते हैं वो ऑलरेडी आपके ब्रेन के पास फिटेड है, उसी तरीके की वाइब्रेशन आएगी तो ब्रेन तुरंत प्रोसेस कर देगा, आप समझ जाएंगे। लेकिन कोई ऐसी लैंग्वेज जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है, तो जिनको पता है उनके लिए तो है भाई, सिस्टमैटिकली उसका ब्रेन प्रोसेस कर रहा है, लेकिन आपके लिए क्या है, आपके कानों में ऊर्जा आएगी, ये सब प्रोसेस तो होगा ही। जो उसको छांटने का काम करेगा वो कौन करेगा? ब्रेन। तो इसीलिए कहते हैं जो शोर होता है उसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होती है कि जो सूदिंग नहीं है, जो हमारे समझ में नहीं आ रही, वो सब शोर है। अब एक किसी दूसरे लैंग्वेज में कोई कुछ कह रहा है, मैं नहीं समझ में आ रहा, तो अल्टीमेटली मेरे लिए शोर है, नॉइज है। और अगर मुझे समझ में आ रही है, मुझे सूदिंग लग रहा है, तो मेरे लिए वैल्यूएबल चीज है भाई, वो मेरे लिए ध्वनि हो गई, वो मेरे लिए स्वर हो गया। ठीक है, तो मतलब समझ में आता है यहां पे कि ये सारी प्रोसेस में जब सिग्नल्स जनरेट होने के बाद ब्रेन के पास पहुंचती है, तो ब्रेन के पास अगर पहले से ही वैसी चीज होगी, उसको ज्ञात होगा, पूर्व से उसके पास ज्ञान होगा, तो उसको ही वो एनालाइज करके देगा, अदरवाइज नहीं देगा उसको। ठीक है, तो भाई इतना जो कुछ हमने टारगेट सेट किया था वो पूरे टारगेट को हम सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, हमने एक एक छोटे बड़े पोर्शंस को देख लिया है यहां पे। तो बाकी कोर्स कंटेंट के लिए क्या करेंगे? तो बाकी कोर्स कंटेंट के लिए आपको अपने सर्च बॉक्स में लिखना होता है magnetbrains.com। आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन होता है जहां पे आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि यही है इंडिया नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जहां पे आप अपने जिस भी कोर्स को सर्च करना चाहते हैं आप यहां जाइए। सपोज आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से सीबीएसई हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, एनटीएस या ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टैप कीजिए, आपको आपके कोर्स कंटेंट मिल जाते हैं। जैसे कि आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से आपने टैप किया, आपकी सभी क्लासेस ओपन हो गई। आप अपने क्लास को टैप कीजिए, आपके सभी सब्जेक्ट्स ओपन हो गए। आप अपने सब्जेक्ट को टैप करते हैं, आपके सभी चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं, जहां उसी चैप्टर के फोल्डर के अंदर उस चैप्टर से रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट वीडियोस, उसके वन शॉट रिवीजन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता भाई। तो जस्ट उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो प्ले हो जाता है, जिसको कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और सबसे अच्छी बात भाई, यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं। मतलब यहां भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।